आपको डाइस के महत्व के बारे में जानकारी दें। प्रोफेसर अरुण सी मेहता। मैं भी डॉक्टर सविता कौशल को ज्वाइन करते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, ये कार्यक्रम आज पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से करीबन 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोली और हिंदी भाषा चलती है। तो उन राज्यों के लिए आज हमने इस कार्यक्रम को हिंदी माध्यम में करने जा रहे हैं। वैसे आपको पता है 14 सितंबर को इसी समय 10 बजे हम भारत के बाकी राज्यों के लिए इंग्लिश में एक कार्यक्रम और प्रस्तुत करेंगे। आप लोग भी उसी दिन हमें फिर ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ शंकाओं का समाधान करना हो तो आपका हम फिर स्वागत करेंगे 14 तारीख को भी। जैसा आपको पता है, आज का ये कार्यक्रम डाइस संग्रह प्रपत्र पर किया जा रहा है और ये कार्यक्रम जैसा आपको विदित ही है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा जो नई दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी और मैं अपने दूसरे साथी जो मंच पे आसीन हैं उनका भी थोड़ा सा परिचय करवा दूं। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर श्री शैलेंद्र शर्मा, जो वरिष्ठ परामर्शदाता है एडसिल में, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके अधीन वहाँ पर कार्यरत हैं। मेरे बाईं तरफ श्री नवीन भाटिया बैठे हैं, जो न्यूपा के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और डाइस से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और फिर मेरे बाईं तरफ डॉक्टर सविता कौशल बैठी हुई हैं, पिछले 3 साल से इस कार्यक्रम को ये कोऑर्डिनेट कर रही है। दोस्तों, आज ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है, आप मेरे से सहमत होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर हम लोग राज्य स्तर के अधिकारी जो हमारे MIS के लोग हैं, MIS के सिस्टम्स एनालिस्ट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, उनसे हमारा वार्तालाप साल में 3-4 बार होता रहता है। लेकिन आज जैसा कि पिछले 3 सालों से हम करते आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आगे जाकर यह दिन हमें डाइस डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। यह महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आज जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं, जो डाइस प्रपत्र को पूरे हिंदुस्तान में करीबन 13 लाख से भी ज़्यादा संस्थाओं से भरकर हमें भेजते हैं, वो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक साहब, हमारे स्कूलों के वरिष्ठ शिक्षक महोदय, संकुल में बैठे हुए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के हमारे अधिकारीगण, विकास खंड में बैठे हुए हमारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर साहब और सभी हिंदुस्तान के सभी 635 जिलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट MIS के कोऑर्डिनेटर्स, सभी 35 राज्यों में हमारे सिस्टम्स एनालिस्ट और प्रोग्रामर आज सब एक साथ हमसे जुड़े हुए हैं। आज हम इस डाइस प्रपत्र की एक वेरिएबल का जो है उसको डिस्कस करेंगे और हो सकता है आपके कुछ शंकाओं की समाधान करने में ये वर्कशॉप, ये कार्यशाला बहुत ज़्यादा मदद देगी। और यही एक तरीका है कि हम डाइस डेटा की गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। आप भी मानेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में डाइस डेटा की गुणवत्ता बहुत बढ़ी है, लेकिन इन सारे प्रयासों के बाद भी अभी इसमें कुछ कमियां रह गई है। आप ये भी मानेंगे पिछले कुछ वर्षों में हम और ज़्यादा स्कूलों तक पहुंच गए हैं, करीबन 13 लाख स्कूल तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी ये मानना है कि कुछ विद्यालय जो एलिमेंट्री एजुकेशन मुहैया करवा रहे हैं वो अभी शायद हमसे छूट गए हैं। पिछले वर्ष भी हमने बहुत प्रयास किए थे, जिसकी वजह से आज केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ओपन स्कूल, तिब्बतियन स्कूल्स, प्रोजेक्ट स्कूल, सैनिक स्कूल, इसमें से बहुत सारे विद्यालय हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं, चाहे वो
गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हो या वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हो या मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हो, अभी भी कुछ छूटे हुए हैं। तो हम पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रयास करेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा सचिव की तरफ से एक लेटर आपको पिछले वर्ष की तरह दिया जाएगा, जो हमारी वेबसाइट dice.in के पर पे उपलब्ध होगा। वो शायद आपको मदद करेगा इन स्कूल में पहुंचकर सही जानकारियां हासिल करके हमें प्रदान करें, ताकि हम ये इंश्योर कर पाएं कि डाइस की पहुंच है वो हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्कूलों तक हो गई है और अब केवल कुछ ही नगण्य स्कूल ऐसे बच जाएंगे जहां हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि 2011-12 में, जिसका आंकड़े हम 30 सितंबर 2011 को इकट्ठा करने जा रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे सारे स्कूल जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की तरह कार्य कर रहे हैं वो सब हमसे जुड़ जाएंगे। पिछली वर्ष भी हमने ये कार्यक्रम किया था। ज़्यादातर राज्यों में पिछली वर्ष डेटा एंट्री वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही थी, लेकिन अब जैसा कि आपको विदित है, सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के अंतर्गत अब विकासखंड लेवल के ऊपर भी हमारे MIS यूनिट स्थापित कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक खंड स्तर पर MIS कोऑर्डिनेटर्स नाउ उपलब्ध है, MIS यूनिट भी है। और हमारा ये मानना है कि अब आने वाले समय में डाइस डेटा की गुणवत्ता और डाइस डेटा की पहुंच और ज़्यादा स्कूल तक पहुंच जाएगी। आपको और ज़्यादा समय मिलेगा भरे हुए फॉर्म को जांचने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगा जहां तक डाइस डेटा की कवरेज और क्वालिटी का सवाल है। पिछले साल जब हमने ये प्रोग्राम किया था तब मैंने आपको सूचित किया था कि आपके प्रयास जो आप पिछले कुछ वर्षों से करते आए हैं अब रंग दिखाने लगे हैं। उस वक्त पिछले साल मैंने बताया था कि आपके प्रयासों को न केवल हमारे भारतवर्ष में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। और मैंने आपको ये भी सूचित किया था पिछली बार कि हमें ई गवर्नेंस और ई इंडिया के अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, वो डाइस जो कि आपके द्वारा चलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हम तो केवल जो आप कार्य करते हैं उसको केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दोनों अवार्ड्स के सही हकदार अगर कोई है तो वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब जो हमें ये प्रपत्र भर के देते हैं, संकुल पे बैठे हुए हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के अधिकारी जो ये इंश्योर करते हैं कि भरे हुए फॉर्म हैं वो सही रूप से भरे हुए हैं या नहीं। अगर कुछ स्कूल छूट गए हैं तो वो पूरे ये पूरा निश्चित करते हैं कि सभी स्कूल से आंकड़े भर के आ गए हैं। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे बैठे हुए हमारे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पे बैठे हुए हमारे MIS के कोऑर्डिनेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, राज्य स्तर पर बैठे हुए हमारे सिस्टम्स एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और नेशनल लेवल पे भी मेरे साथी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बहुत सारे साथी नेशनल लेवल पे भी डाइस के कार्य से पिछले बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। अगर इन सब अवार्ड्स का कोई हकदार है तो मेरे सारे साथी जो पूरे हिंदुस्तान में डाइस के कार्य से पिछले बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारा रिवार्ड जो अवार्ड्स मिले हैं वो सारा केवल उन्हीं की वजह से है। मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब कार्यक्रम किया उसके बाद में हमें 2010 में भी एक और अवार्ड मिला था जो कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in जो कि डाइस का ही एक भाग है, उसको मिला था। मंथन साउथ एशिया 2010 नेशनल अवार्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो हमने लिए हैं। आप मेरे से सहमत होंगे साथियों कि जब हमें बहुत सारे अवार्ड मिल जाते हैं तो हमें हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने खूब प्रयास किया, उसकी वजह से आपकी मार्फत हम ज़्यादा स्कूलों तक पहुंच गए हैं। आपकी वजह से अब हमारी डाइस डेटा की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर बहुत कम प्रश्न चिन्ह लगते हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा लगते थे लेकिन अब कुछ कम हो गए हैं। इसका
सीधा साधा मतलब है, आपने जो प्रयास पूरे हिंदुस्तान में किए हैं, अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, नाउ इट इज विजिबल। अब ये बिल्कुल विजिबल है हमारी डाइस डेटा की गुणवत्ता और कवरेज के अंदर। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है और आप अपनी जिम्मेवारी जैसे पहले निभाते आए हैं उससे भी अच्छी तरह से अब ये जिम्मेवारी निभाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम उन सभी स्कूलों तक पहुंच जाएं जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी कि हमारी डाइस डेटा की आंकड़ों की गुणवत्ता और अच्छी हो जाए। तो अब मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार से बताता हूं कि और हमें किन किन बिंदुओं के ऊपर ध्यान और देने की ज़रूरत है। जैसा आपको विदित है, पिछले वर्ष हमने डाइस डेटा का जो प्रपत्र है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए थे और वो सारे परिवर्तन शिक्षा के अधिकार अधिनियम की वजह से किए गए थे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात ये बताते हुए कि इस बार हमारे प्रपत्र में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ये भी एक कारण बनेगा कि हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहे, सही जानकारियां भर के आए, क्योंकि कोई भी परिवर्तन अगर हम डेटा कैप्चर फॉर्मेट में करते हैं, प्रपत्र में करते हैं, कम से कम 2-3 वर्ष लग जाते हैं ग्रास रूट लेवल तक उसको पहुंचाने में और सही जानकारियां हासिल करने में। तो ये तो अच्छी बात है कि इस बार कोई खास परिवर्तन बिल्कुल भी कोई परिवर्तन हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में नहीं है। लेकिन साथियों, पिछली बार हमने सारा प्रयास किया, एडुसेट के माध्यम से किया, नेशनल वर्कशॉप के माध्यम से किया जो एडसिल ने किया था, रीजनल वर्कशॉप के माध्यम से किया था, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसके माध्यम से किया था, न्यूपा में वर्कशॉप की उसके माध्यम से किया था। सारे प्रयास किए गए, ये सारे प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नए वेरिएबल्स का सवाल है, जो हमने राइट टू एजुकेशन की वजह से वर्ष 2010-11 में हमने डाले थे हमारे प्रपत्र में, उसका बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर जानकारियां या तो भरकर नहीं आई, और अगर भरकर आई तो सही जानकारियां नहीं आई। 2011-12 में हमारा पूरा ये प्रयास रहना चाहिए कि इन सारे जब हम ये वर्कशॉप करेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी शायद कर दी है ये वर्कशॉप, और जिन लोगों ने अभी नहीं की है उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप सब लोग इन नए वेरिएबल्स के ऊपर और ज़्यादा जानकारियां भरकर आए। पिछली बार जैसे हमने ये वेरिएबल्स डाले थे, उसमें से बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आरटीई के वेरिएबल्स हैं, उसमें जानकारियां नहीं आ पाई। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, लेकिन विस्तार से मेरे दोनों साथी श्री नवीन भाटिया और श्री शैलेंद्र शर्मा ये विस्तार से चर्चा करेंगे, एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे और एम्फेसाइज रहेगा नए वेरिएबल्स के ऊपर, ताकि 2011-12 के अंदर सारी जानकारियां सही और पूरी भरकर आए। जैसे पिछली बार हमने एक वेरिएबल डाला था जो थोड़ा मुश्किल वेरिएबल था, अटेंडेंस रेट के बारे में हमने जानकारियां आपसे मांगी थी। इस बार भी है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में बॉयज और गर्ल्स इनकी जानकारियां मांगी थी उपस्थिति के बारे में, जो आपको स्कूल रजिस्टर से गिनकर हमारे प्रपत्र में भरनी थी। कुछ जगह के ऊपर, कुछ राज्यों के अंदर, कुछ स्कूल्स ने, कुछ विद्यालयों ने ये जानकारी पूरी भरी, लेकिन हमारा ये मानना है, जब हमने थोड़ी सी एनालिसिस की तो ये पाया बहुत सारी स्कूल्स ने ये जो उपस्थिति का आंकड़ा देना था वो पूरा नहीं दिया, क्योंकि उपस्थिति का आंकड़ा और अगर के बेसिस के ऊपर अगर हम अटेंडेंस रेट निकालते हैं और अगर ये उपस्थिति जो आपने दी है वो पूरी नहीं है और एनरोलमेंट के बेसिस के ऊपर हम इस उपस्थिति के आंकड़ों को मैच करते हैं, मिलाते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर एक वर्ष के अंदर विद्यालय कितने दिन चला, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, उसके बेसिस के ऊपर हम उपस्थिति की गणना करते हैं, रेट की गणना करते हैं। और जब हमने जो प्रारंभिक आंकड़े आपके आए उनका विश्लेषण किया तो ये पता चला कि बहुत से राज्यों में, बहुत सारे जिले स्तर पर ये जो अटेंडेंस की रेट जो हमें मिली है वो बहुत ही कम आ रही है।
5%, 15%, 20%, 25%, ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहाँ पर, बहुत कम जिले हैं जहाँ पर अटेंडेंस रेट हमारे हिसाब से 85%, 90% होनी चाहिए, वो निकल कर आई है। इसका सीधा साधा कारण है कि एनरोलमेंट के आंकड़े तो आपने पूरे दे दिए हैं, लेकिन अटेंडेंस के, उपस्थिति के आंकड़े हैं वो पूरे नहीं आए हैं, और एक यही कारण है, उसकी वजह से अटेंडेंस रेट बहुत ही कम निकल कर आई है। और अगर कुछ स्कूल दे देते हैं, कुछ जिला दे देता है, तो हमारा कार्य पूरा नहीं बन पाता है। ये साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो हमें मदद कर सकता है। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं जिनके लिए हम सब ये कार्य कर रहे हैं आज, तो उनका हम ये इस इंडिकेटर के माध्यम से ये निश्चित कर सकते हैं कि कहाँ पर, किस राज्य में, किस जिला स्तर पर उपस्थिति को लेकर कुछ समस्या तो नहीं है। हालांकि हम मानते हैं कि मिड डे मील की वजह से और दूसरे कारणों से अब बहुत हर जगह उपस्थिति कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आपने हमें भर के भेजे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा 2011-12 के अंदर इस वेरिएबल के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। पिछले 3 साल में आपने ये देखा होगा, जब हर साल हम ये कार्यशाला करते हैं तो शुरू में हमारा जोर किसके ऊपर रहता था? हमारा जोर रहता था कि आप ये इंश्योर करें कि सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की तरह कार्य कर रहे हैं, उसका ये निश्चित करें हम निश्चित रूप से कि हमारे प्रपत्र वो वहाँ तक पहुँच जाएं और हम वो प्रपत्र सही जानकारियों के साथ पूरे भरकर हमारे साथ में आ जाएं। ये प्रयास हम पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से करते आए हैं, और आपको अब पता ही है ये सारे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। करीबन 13 लाख स्कूल हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल छूट गए हैं। लेकिन इस बार हमारा एम्फेसिस है वो पुराने जो वेरिएबल्स जो हम पिछले 3 साल से आपके साथ चर्चा करते आए थे उसके ऊपर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है। उसके ऊपर भी जोर रहेगा, लेकिन मुख्य जोर हमारा रहेगा आरटी अनेबल्ड, आरटी के जो वेरिएबल्स है जिसके ऊपर हमें इस बार पूरा ध्यान लगाना होगा। पिछले 2-3 सालों में हमारा सारा प्रयास रहता था कि हम ये इंश्योर करें कि एनरोलमेंट, नामांकन जो बाय कैटेगरी है, बाय या आयुवार एनरोलमेंट है, नामांकन है, एज ग्रेड मैट्रिक्स है, या एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मार्गदर्शन हम किस में देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, कर्नाटक, बाकी जो भाषाएं हैं उसका एनरोलमेंट भी हमारे है। हम आपसे ये कहते आए थे कि आप ये इंश्योर कर लीजिए निश्चित रूप से कि इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर जब एग्रीगेट करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, संकुल लेवल पे हो, विकासखंड लेवल पे हो, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये ज़्यादा दोनों इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एनरोलमेंट अगर आप बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करें या बाय एज करें या बाय कैटेगरी करें, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। आपके जो प्रयास हमने आपके माध्यम से पिछले 3 साल में किए हैं, अब ये कुछ रंग लाने लगा है, और हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इनके तीनों के अंदर जो पहले डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था अब थोड़ा कम हुआ है, और ये सारा कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। और जो संकुल स्तर के ऊपर हमारे जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए हैं। भरे हुए फॉर्म को वो 100% वो उसको चेक करते हैं। ब्लॉक लेवल पे भी पिछली बार हमने करीबन 25%, 20% फॉर्म्स को, भरे हुए फॉर्म्स को चेक कराया था, और उसके बाद में जिला स्तर पे भी करवाया था। इस बार जो हमारे जिन राज्यों में खंड स्तर के ऊपर अब MIS कोऑर्डिनेटर्स हैं जो डाइस का कार्य देख रहे हैं, उनको और ज़्यादा समय मिलेगा और ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि उनको केवल अपने ब्लॉक का ही कार्य देखना है और अपने ब्लॉक के ऊपर वो और अच्छी तरह से भरे हुए फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं। दूसरा वेरिएबल जो हम पिछली बार भी आपको कहा था, कवरेज, जो प्रयास आपने किया था भारत सरकार के माध्यम से, हमने लेटर लिखवाए थे, उसकी वजह से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो तो अब हमसे करीब सभी ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। उसमें केंद्रीय विद्यालय भी है, सैनिक विद्यालय भी है, तिब्बतियन स्कूल भी है, ओपन स्कूल भी है, ये सब तो करीब अब हमसे जुड़ चुके हैं। लेकिन कुछ जो बच गए हैं उसको अभी भी हमें डाइस के अंतर्गत लाना है।
लेकिन आज मैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देके अब मैं आपको ये थोड़ा निवेदन करूंगा कि आरटीई के माध्यम से पिछले साल हमने डाइस को और आगे बढ़ा दिया था गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में, गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों तक। लेकिन जब हम डेटा का विश्लेषण करते हैं 2010-11 में जो आपने हमें दिया था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान से जहाँ तक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का सवाल है, करीबन 20,000 स्कूल का ही आंकड़ा आया है और ये 20,000 स्कूल का आंकड़ा भी केवल 3-4 राज्यों के अंदर ही बहुत मुख्य रूप से उभर के आया है। बाकी जगह में अभी बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। तो अभी इस बार जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि अब हमें उन सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों तक भी पहुंचना है। तो आप इस बार निश्चित रूप से हमारे संकुल में बैठे हुए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के अधिकारी हैं या विकास खंड में बैठे हुए हमारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के